गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। तो इसी क्रम में हम जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित हिंदी, अंग्रेजी और सोशल स्टडी से संबंधित तमाम जानकारियां आपको हम देते रहें। तो इसी क्रम में आज हमारा मोटिवेशनल सेंटेंस है कि सॉल्व द प्रॉब्लम और लीव द प्रॉब्लम। करा समस्या को हल करो अथवा लीव द प्रॉब्लम या छोड़ दो। डू नॉट लिव विद द प्रॉब्लम, और बिना समस्याओं के साथ मत रहो। रिमेंबर, याद करो, डू नॉट बी जीलियस विथ एनीवन, किसी से घृणा मत करो। डू नॉट कंपेयर विथ एनीवन, किसी से तुलनात्मक भी मत करो। जस्ट फोकस ऑन कमिंग द बेस्ट विजन ऑन योरसेल्फ, और तुरंत अपने पर यानी ऐसा चित्रण डालो कि जो आने वाले समय में स्वयं के लिए आपके लिए लाभकारी हो। बी लाइक ए ट्री, एक पेड़ के समान हो। स्ट्रांग स्टे ग्राउंड कनेक्ट विथ द रूट्स। टर्न ओवर ए न्यू लीफ बेंड डू नॉट ब्रेक। Embrace your natural beauty, keep growing। और हिंदी में जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो ऐसा रिश्ता मिलना नामुमकिन सा होता है। जिसमें कोई कमी ना हो ऐसा रिश्ता मिलना नामुमकिन होता है, पर कमियां जानकर भी जो उनमें खूबियां ढूंढ ले बस वही सबसे अच्छा रिश्ता होता है, सबसे ज्यादा खूबसूरत रिश्ता होता है। पांचवा है जीत कर हम वो नहीं सीख सकते जो हार कर सीख जाते हैं। किसी भी चीज में जब भाग लेते हैं तो जब जीत कर जो नहीं सीख पाते हैं, जब हार आपको मिलती तो आप कहते हैं सफलता के लिए किया गया प्रयास हमारा अधूरा था, इसलिए हमें और प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ कह रहा चापलूसी और छल, धोखा, कपट की कला को आज के जमाने में होशियारी कहा जाता है। जो व्यक्ति जितने चापलूसी होगा, छल करेगा, धोखा करेगा, कपट करेगा, उसी के कला का आजकल के युग में उसी को सबसे होशियार व्यक्ति माना जाता है। लोग उसी के बहकावे मारेंगे, लेकिन जो सीधा साधा जो सत्य बात कड़वी होती है, इसलिए किसी को सत्य आप कहेंगे तो आपको अप्रिय लगेगा, वह आपसे दूरियां बना लेगा। लेकिन इसके हमें चिंता नहीं है, सत्य कहने से आप वंचित मत रहिए, सत्य कहिए जरूर, उसका परिणाम सदैव सुखदायी होता है। इस तरह हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए विलेज पंचायत। तो प्राचीन समय से जब हमारा भारत बहुत विशाल देश था, उस समय से भी जब रियासतें थी तब भी गांव के मुखिया चुने जाते थे। गांव छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और वहां पर भी ग्राम सभाएं, मुखिया पुराने समय में कुछ और कहा जाता है। लेकिन जब हमें आजादी मिली, हमारे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से हमें आजादी मिली, हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तब जाकर के यह हुआ कि यह भारत एक विशाल देश है। इस विशाल देश को एक जगह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जैसे एक लंबा परिवार हो जाता तो उस परिवार में बिखराव होता है, तो एक व्यक्ति उसके कंट्रोल नहीं कर पाता, उसी तरह यह देश भी होता है। तो 33 में आर्टिकल अमेंडमेंट में 92 में देश में त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हो गया। 73वें संविधान संशोधन में 1992 में एक त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हुआ। इसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, और इसके बाद इसका ग्राम सभा काम क्या, पैसा एनुअल बजट या ग्राम सभा जो वार्षिक लेखा जोखा सरकार के द्वारा आता है वो मिलता। फिर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज, ग्राम पंचायत क्या, उसका पूरे गांव का विकास को देखता है। न्याय पंचायत क्या कहता है, जुडिशरी फंक्शन या न्याय प्रक्रिया। जैसे हमारे देश में 3 प्रकार के, एक एग्जीक्यूटिव होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, और इस तरह जैसे त्रिस्तरीय होती है
हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका 3 स्तर के होते तब जाकर हमारा संसद चलता है, उसी तरह होता है। तो यहाँ इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट। भारत एक विशाल देश है, इसे विभिन्न प्रांतों में बांटा गया। ये स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, और प्रत्येक राज्य को कई भागों में बांटा गया। जैसे उत्तर प्रदेश है, आप अपने उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, या एक विशाल, इससे यहाँ 75 जिले बांटे गए हैं। पहले और कम था, धीरे धीरे बढ़ा करके 75 जिला कर दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट इज ए ग्रुप ऑफ मैनी विलेजेस, और डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, विभिन्न गांव का एक समूह होता है। न्याय पंचायत गांव का एक समूह होता है। दूसरा है ग्राम पंचायत सिस्टम हैज बीन इन इट्स एग्जिस्टेंस सिंस द एंशिएंट टाइम, या प्राचीन समय में से ही ग्राम पंचायत चलती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेग्लेक्टेड द पंचायत सिस्टम। जब यहाँ अंग्रेजों का शासन आया तो इन लोगों ने पंचायत सिस्टम को समाप्त कर दिया। एंड डे बाय डे इट हैज लॉस्ट इट एग्जिस्टेंस, और दिन प्रतिदिन या अपने प्रतिस्पर्धा को खो दिया, अपनी उसकी जो कार्य प्रणाली थी उसको उसने समाप्त कर दिया। आफ्टर गेटिंग, फिर चौथा, आफ्टर गेटिंग फ्रीडम इंडिया रिसीव्ड द पंचायत सिस्टम इन इंडिया। इंडिया, पांचवा है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेज, ऑलमोस्ट ऑल द विलेजेस ऑफ द कंट्री हैज ए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। इसका डिटेल आपको जानने के लिए, जैसे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो इलेक्टेड होता है, सेलेक्टेड होता है। तो 3 प्रकार के होते थे, एक तो इलेक्टेड होते हैं, एक सेलेक्टेड होते हैं, और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये जो हमारे इलेक्टेड पर्सन सेलेक्टेड होते हैं, ना कि इलेक्टेड। तो और जो हमारी डेमोक्रेसी में, एक प्रजातंत्र में जो है, अब्राहम लिंकन कहा डेमोक्रेसी का अच्छा परिभाषा दिया, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो अब्राहम लिंकन ने सर्वप्रथम इसको कह रहा प्रजातंत्र सरकार का एक रूप है जो लोगों के लिए, लोगों के लिए चुनते हैं, इसलिए यह 5 साल के लिए अस्थायी होता है। 5 साल के बाद बहुमत नहीं रहता है, उसको उसके बाद भी बीच में भी भंग कर दिया जा सकता है, उसमें कोई त्रुटियां होती है। तो इस तरह से हम इनको 3 भागों में बांटे हैं। केंद्र में हमारा है लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में है विधानसभा और विधान परिषद। तो इस तरह सरकारें हमारी चलती हैं, और इसी के अनुसार जो हमारे अन्य अंग जो है एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, उन्हीं के अनुसार क्रिया विधायिका न्याय कानून बनाती है। कानून बनाने के बाद उसे दोनों सदनों से पास करा, अंत में राष्ट्रपति स्टेट का बात होता है तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करके पारित करा देता है, और केंद्र की बात होती है तो प्रेसिडेंट करता है। जैसे अभी वक्फ बिल आया है, वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो गया और तो वहां से आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गया, उसका कोई हल निकलने वाला नहीं, क्योंकि विधायिका ही तो सब पावर है, वही कानून को बना सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि चैनल को हमारे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए आपको गुड इवनिंग, थैंक यू, अलविदा कहते हैं।